हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है। इसका पहला मॉक टेस्ट आज आपके सामने है, जिसकी काफ़ी डिमांड हो रही थी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो सब्जेक्ट है वो पढ़ते तो हैं ही आप लोग, साथ में मैंने बोला है कि जो नए लेबर कोड्स आ रहे हैं उनको आपको अच्छे से स्टडी करना है। करंट अफेयर्स का पोर्शन इसमें बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे करंट अफेयर उनको जानना बहुत जरूरी है आपको। ये सारे ऑप्शन चाहे वो कंसाइलिएशन हो, आर्बिट्रेशन हो, एडजुडिकेशन हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, ये हर एक ऑप्शन का मतलब क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे इन टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं कि ये टर्म क्या है। ठीक है, कंसाइलिएशन की जो डेफिनेशन है वो अगले क्वेश्चन में आ जाएगी, पिछले साल पूछी भी गई थी। आर्बिट्रेशन क्या होता है, पहले तो हम ये क्वासी जुडिशियल देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है। क्वासी मतलब अर्ध या आभासी या प्राय, और जुडिशियल मतलब न्यायिक प्रोसेस प्रक्रिया। तो जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या ऐसी प्रक्रिया जो पूरी तरह से न्यायिक ना हो लेकिन न्यायिक की तरह असर करे, न्यायिक लगे हमको लीगल प्रोसेस की तरह। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं वो मिलके, जिनके बीच में डिस्प्यूट है, वो मिलके किसी एक को अपॉइंट कर देते हैं जो जो भी सजा देगा या जो भी वो कहेगा वो मान लिया जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी उसमें फिर जज वाली पावर्स वो मान लेते हैं, और वो जो भी कहेगा, जिसकी भी साइड जो भी डिसीजन देगा वो माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्वासी जुडिशियल बोलते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोसेस में ऐसा होता है। कंसाइलिएशन में भी दो लोग मिलकर तीसरे के पास जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट से वहां पे म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट निकाला जाता है। आर्बिट्रेशन में आपने एक आर्बिटर जो है जज की तरह लगा दिया, उसके ऊपर है, वो जो भी डिसीजन देगा वो माना जाएगा। एडजुडिकेशन क्या प्रोसेस है, इसमें भी एक अथॉरिटी है जज की तरह, तो ये तो पूरी तरह न्यायिक हो गया। ठीक है, या फिर एक जो भी आप अथॉरिटी लगाओगे, या फिर जज भी हो सकता है, इसलिए क्वासी जुडिशियल नहीं है। ठीक है, और वो जो भी अवार्ड देगा, जो भी बोलेगा वो आपको मानना होगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको पता ही है कि जब दोनों मिलके बात करते हैं, ठीक है, अंदर की बात है तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाती है। तो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कौन सा है यहाँ पे, आर्बिट्रेशन। ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। कंसाइलेशन भी नहीं है, एडजुडिकेशन भी नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक का आता है और आपने लगा दिया तो ये क्वेश्चन यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन वहां पे आपको काफी ये समझना है कि इन चारों का मतलब क्या है। ठीक है, इस तभी क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था, ये डेफिनेशन है कंसाइलेशन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर involved in an industrial dispute are brought together before a third person or group of person who facilitates through mediation to reach a mutual satisfactory एग्रीमेंट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट। ठीक है, दोनों के लिए सेटिस्फैक्ट्री वो एग्रीमेंट है। अगर वो ओनली एक जज पे छोड़ दिया तो वो बन जाएगा आर्बिट्रेशन, जो ये नहीं है। एडजुडिकेशन मैंने आपको बताया एक अथॉरिटी रहेगी। कलेक्टिव नेगोशिएशन, वही आपस में नेगोशिएशन होंगे। तो इसका आंसर है कंसाइलेशन। ये पिछले जो पेपर था ईपीएफओ का उसमें आया भी था, फिर भी मैंने दोबारा इस क्वेश्चन को पूछा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इसी तरीके से आपको इन चारों की याद रखनी है। ठीक है, तभी आपसे वहां पे काम होंगे। इस क्वेश्चन को लाने का रीजन यही कि आपको एक एक जो ऑप्शन है उसको समझना है। ठीक है, इन डीपीएसपीज, दूसरा क्या है हमारे जो हमारा संविधान है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर्टिकल सेज to secure a living wage, a decent standard of life and cultural opportunities for all workers। तो क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व जो है बताते हैं किसी जो भी स्टेट है उसको बताते हैं कि काम कैसे करना, लेकिन ये बाध्य नहीं है। ठीक है, इनकी खास बात ये कि फंडामेंटल राइट्स की तरह आप इनकी डिमांड नहीं कर सकते, ये बाध्य नहीं है, लेकिन सिर्फ बताया जाता है स्टेट को काम करने का तरीका। इसका आंसर 43 है। अब अगर इसमें यह दिक्कत रहती है कि याद नहीं होते हैं, तो इसका एक ही तरीका है याद करने का, बार बार पढ़ना। जितना आप बार बार पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री है याद नहीं होती थी जब आप छोटे थे, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, बार बार आप पढ़ोगे। ठीक है, आज पढ़ा, फिर कल पढ़ा, फिर परसों पढ़ा, जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। 39 है, 43 है, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, और आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके लिए आपको बार बार पढ़ना है, रोज पढ़ना है, तभी आपको इनमें मास्टरी मिलेगी कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और तुक्का भी यहाँ पे गलत होने के पूरे चांस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी संविधान से है। फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स कम्स अंडर विच लिस्ट। फैक्ट्रीज और बॉयलर जो है वो कौन सी लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टेट लिस्ट, अगर ओनली फैक्ट्री होता तो फिर भी हम सोच सकते थे, लेकिन फैक्ट्रीज भी कंकरेंट लिस्ट का ही है, बॉयलर्स भी कंकरेंट लिस्ट का ही है, इलेक्ट्रिसिटी
ये सब कंकरेंट लिस्ट के हैं, ठीक है। यूनियन में कौन सा आता है, अगर कोई यूनियन के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उसका कोई डिस्प्यूट है वो आता है, ठीक है। बाकी अगर स्टेट जो वेलफेयर सब्जेक्ट है वो भी दोनों का है, लेबर वेलफेयर, लेबर दोनों का सब्जेक्ट है, दोनों उस पर लॉस बना सकते हैं, यही दिक्कत रहती है, ठीक है, हमेशा से। तो लेबर दोनों का सब्जेक्ट है कंकरेंट का। उसी तरह से फैक्ट्रीज, बॉयलर्स, ये सब भी जो हैं ये कंकरेंट लिस्ट इसका आंसर है, ठीक है, ये भी कंकरेंट लिस्ट का है। इसके बाद हम बात करते हैं गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस सपोर्ट्स टू। अभी गिरी अप्रोच अगर आपको पता ही नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको फिर भी आंसर देना है तो गिरी एक अप्रोच है, ये हमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन से। अब गांधीयन, सोशियोलॉजिकल, ह्यूमन रिलेशंस, ये तो तीनों वैसी अप्रोच लिखी हुई हैं, लिख रहा है कि किसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो गिरी अप्रोच बेसिकली यही है जो हमारा ऑप्शन डी है, कि जो बात है वो अंदर के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। एनकरेजमेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड म्यूचुअल नेगोशिएशन, जो करना है वो अपने लेवल पे कर लें और बाहर बात ना जाए, यही ऐसा गिरी जो हमारे प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनकी ये अप्रोच है, गिरी अप्रोच, ठीक है। तो ये गांधीयन नहीं है, सोशियोलॉजिकल नहीं है, ह्यूमन रिलेशन नहीं है। आपने गिरी को जान लिया, उस पर बात खत्म नहीं होती है। मैं फिर से बोलूंगा कि यहाँ पे जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे उनमें जो ऑप्शंस है वो इंपॉर्टेंट है। आप ऑप्शंस की भी आपको डीप स्टडी करनी है, गांधीयन अप्रोच क्या, सोशियोलॉजिकल क्या, ह्यूमन रिलेशंस, कोई भी पूछी जा सकती है, अप्रोच थ्योरी सब कुछ वहां पे आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे गिरी अप्रोच क्या है कि जो भी बात है वो अंदर खत्म कर लो आप, कलेक्टिव बार्गेनिंग और म्यूचुअल नेगोशिएशंस को जो है एनकरेज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो पेंसिल पोर्टल है वो किससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विद। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स मैंने आपको बोला बड़ा रोल प्ले करेगा इस सब्जेक्ट में भी, ठीक है। अलग से तो है ही, साथ में सब्जेक्ट में बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है करंट अफेयर्स में। तो जो पेंसिल पोर्टल है वो किससे जुड़ा हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट से है क्या, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, चाइल्ड लेबर, प्लांटेशन लेबर, किससे है ये। तो जिसकी फुल फॉर्म है वो है प्लेटफॉर्म फॉर एनफोर्समेंट फॉर इफेक्टिव नो टू चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर से संबंधित है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट नो टू चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है चाइल्ड लेबर से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया। जब ये स्पेशली यहाँ पे लिख दिया इन इंडिया, तो आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए। देखिए, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग हम शब्द यूज करते हैं वो इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। इंडिया में आप देख रहे हैं कि जो ट्रेड यूनियन से वगैरह, वो इतना ज्यादा उनके हाथ में चीजें नहीं है। जो सरकार से नियम बनते हैं उनके आधार पर, जो एक्ट हमारे हैं उनसे चलते थे, अब जो कोड है उनसे चलेंगे। तो इतना ज्यादा इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है। इंडिया में क्या है, कंसाइलिएशन है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के हिसाब से क्या है, तो इंडिया में कंसाइलिएशन ज्यादा है, आपस में आप निपटाओ, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग भी इतनी नहीं है और गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन नहीं है, तो उसी चीज पे क्वेश्चन है। तो इंडिया, ये शब्द आपके आते ही कि इन इंडिया, ओनली इंडिया की बात हो रही है, तो ये आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जानी चाहिए कि इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग इतना नहीं है, इंटरवेंशन इतना नहीं है, एक बार जो नियम बना दिए उनसे चलता रहता है, सरकार बार बार दखल नहीं देती है। तो इन इंडिया गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इज मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी है मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, वो क्या है, टोटल इंटरवेंशन, यानी बार बार वो टोटली अपने हाथ में रखे चीजों को, ठीक है, वैसा नहीं है। रिक्वायर्ड इंटरवेंशन यही है, ठीक है, जब जरूरत होती है, जब कोर्ट से भी काम नहीं हो रहा, कोर्ट भी बनी हुई है हर चीज के लिए, जब सब कुछ लगा लिया और काम नहीं हो रहा, तब सरकार आती है, वरना सरकार इंडिया में दखल नहीं देती है। अगर ये इंडिया से बाहर की बात होती तो लेसिज फेयर इसका आंसर होता, ठीक है। फिर से वही ऑप्शंस पे आप ध्यान दें, जितने भी क्वेश्चन है ऑप्शंस की स्टडी करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन कर लिया आपने, उससे नहीं होगा, आपको वहां क्वेश्चन करना है, उसके लिए आपको पूरा ज्ञान होना जरूरी है। तो इंडिया में गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या, रिक्वायर्ड इंटरवेंशन, जब किसी से काम नहीं होता तभी गवर्नमेंट दखल देती है, वरना आप देखते हो बहुत ही मुश्किल से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सरकार तक पहुंचते हैं, आपस में ही कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल है, सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हु यूज्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्रेज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किसने कलेक्टिव बार्गेनिंग को, इस फ्रेज को यूज किया। तो जो ये बहुत सारे इंग्लिश नाम, जैसे पिछले जो पेपर था 2017 का, उसमें भी ऐसे ही आ गया था, तो अचानक उठ के आ जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे
नहीं समझ आते, इसलिए ये भी हमको पहले से पता होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग का बहुत नाम आता है, उसको पहली बार किसने यूज किया था, तो सिडनी एंड बिट्राइस वेब, इन्होंने इस नाम को सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू 4 न्यू लेबर कोड्स इन इंडिया, मैटरनिटी बेनिफिट्स कम्स अंडर विच कोड। तो देखिए ये फिर से करंट अफेयर्स है, और मैटरनिटी बेनिफिट अब किस कोड में चला गया है। तो जो जैसा मैंने आपसे बोला है कि अब ये एक्ट से ज्यादा कोड इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और किस कोड में क्या चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। तो मैटरनिटी बेनिफिट जो है यहाँ पे वो सोशल सिक्योरिटी में आता है, वेजेस में नहीं आता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस में नहीं आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में नहीं आता है। ऐसे छोटे फॉर्म भी दिए जा सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। यूपीएससी छोटे बड़ा किसी भी रूप में पूछ सकती है, ये मानते हुए कि आपको आता ही है। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट, इस मैटरनिटी बेनिफिट जो है अभी सोशल सिक्योरिटी कोड में आ गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले के जो एक्ट थे वो अब कौन से कोड में, जैसे आपसे पूछ लिया चाइल्ड लेबर किस में है, ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में है। आपसे पूछा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस में है, तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में है। मिनिमम वेजेस किस में है, तो वेजेस में है। इस तरीके से कौन सा एक्ट कौन से कोड में चला गया है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यू लेबर कोड्स, मिनिमम नंबर ऑफ द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू बी कंपल्सरीली मेड। स्टैंडिंग ऑर्डर आपको कंपल्सरी बनाने ही है, डिस्प्ले करने हैं, वो रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए मिनिमम नंबर अब कोड के हिसाब से कितना। तो देखिए कोड में नंबर बढ़ाए गए हैं, पहले जो रिट्रेंचमेंट, स्ट्राइक, ले ऑफ सबकी जो लिमिट थी वो 100 थी कि 100 से ऊपर आप ऐसे नहीं कर सकते, अब उसको 300 कर दिया गया है। जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके हाथ में ज्यादा पावर दी जा रही है, ऐसा लग रहा है इन कोड से, और वर्कर्स के हाथ से कम की जा रही है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर इसकी लिमिट को भी 100 से बढ़ा के 300 कर दिया गया, अगर कोड से पहले होते तो आंसर इसका 100 था, लेकिन अभी इसका आंसर 300 है कि 300 अगर आपके इससे ज्यादा एम्प्लॉय हैं तभी आपको कंपल्सरीली आपको स्टैंडिंग ऑर्डर जो है बनाने हैं, डिस्प्ले करने हैं। वो सारी नियम जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के वो लागू होंगे। अगर 300 से कम आपके एम्प्लॉय हैं तो आप इसके बिना भी काम कर सकते हैं, यानी वही बिजनेसमैन, उद्योगपतियों के हाथ में ज्यादा पावर है कि वो इसके बिना काम कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। यही मैं आपसे बोलूंगा कि संतुष्ट नहीं हो जाना, आपको जो ऑप्शंस है उनकी डीप स्टडी करनी है, जो भी क्वेश्चन है उसको, जो भी यहाँ पे नाम आ रहा, जो भी चीज आ रही है किसी भी रूप में, उसको आपको स्टडी करना है, क्योंकि आपको वहां पे आंसर देने हैं। ठीक है, जो भी आपका इसमें एक्सपीरियंस रहा हो, अगर आपने पॉज करके मेरे साथ इसको अटेम्प्ट किया होगा, और जो भी आपका स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।